Okay, so let's solve some of the questions of first exercise of this chapter. So exercise 1.1. The first question is express each number as product of its prime factors. So here यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं इनफैक्ट. फॉर एग्जांपल जैसे 140 या 156, राइट, these numbers and we need to express these numbers as product of primes. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इन नंबर्स को हमें लिखना है. तो आइए, ये तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है, हम लोगों को पता है. एक दो इनमें से हम कर लेते हैं. जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करें, जो फर्स्ट नंबर है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिवीजन मेथड यूज़ कर लेंगे, बहुत ही आसान है. तो 140 को पहले हम, बिकॉज 140 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, राइट, सो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 140. 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको पहले, तो कितना हो जाएगा? 70. अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 टाइम्स 35, राइट. ना ये 35 अभी किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है? तो 5 से डिविजिबल है, 5, राइट. 7 टाइम्स and 7 is prime number, so we can stop our डिवीजन प्रोसेस. और एक बार और इसको कर देते हैं ताकि एंड में 1 आ जाए. ठीक है, ऐसा ही हमने बचपन में सीखा था, राइट. सो हम लोग 140 को क्या लिख सकते हैं अभी? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7, है ना. ये सारे जो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट, तो यही है प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स 140 के. इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 वापस से हमें मिल जाएगा. सो वी हैव expressed 140 as product of their prime factors, right. सो बस यही है, इतना ही करना था हमारा टास्क. क्या इस नंबर को, इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं पावर्स को यूज़ करके. तो इसको 2 पावर 2 हो जाएगा, टाइम्स 5 का पावर 1 ही रहेगा, और टाइम्स 7. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 140 को एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने कर लिया कि 140 को रिप्रेजेंट कर दिया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में. एक और कर लेते हैं, आइए, ये थर्ड वाला कर लेते हैं. चलिए, बाकी आप खुद से ट्राई करना, आसान सा चीज़ है, इसको कर लोगे. सो थर्ड, सो 3825 इस नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 3825 को डिवाइड करते हैं. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर्च करते हैं जिससे कि ये डिविजिबल हो. तो आप चेक करोगे ये 3 से डिविजिबल है, राइट. सभी नंबर्स को सम कर लो, है ना. तो ये 18 आएगा, विच इज़ डिविजिबल. 18 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स, देन 2, देन 22 हो जाएगा, तो 7 एंड 15, सो 5. सो 1275 ये आ गया. ठीक है, सो 1275 आप देखिए, ये फिर से 3 से डिविजिबल है. तो कितनी बार में जाएगा? 3 4 ज़ा 12, देन 2 टाइम्स 6, एंड देन 5 टाइम्स 15, राइट. सो 425. ये क्या फिर से अभी 3 से डिविजिबल है? तो अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है. अब अगला नंबर जो है, अगला प्राइम नंबर जिससे ये डिविजिबल है वो है 5. 5 से डिवाइड करके इसको लिख देते हैं. तो 8 टाइम्स 40, सो 2 बचा 25, सो 5 टाइम्स, राइट, 85 आ गया. ये 5 से फिर से डिविजिबल है, 1 एंड 7. एंड लुक एट दिस नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर, राइट. तो 17 और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ये खुद में प्राइम है. तो ये ऐसे इसको लिख देंगे. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? So what we have got here is these are the prime factors of 3825. तो ऐसे इसको लिख देते हैं कि 3825 can be written as 3 times 3 times 5 times 5 times 17. इसको, सॉरी, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिख दें, सो दिस विल बिकम 3 स्क्वायर्ड टाइम्स
5 स्क्वायर्ड टाइम्स 17, राइट। तो ये हमने दो नंबर्स को यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ऐसे ही जो रिमेनिंग है 156 और ये फोर्थ और फिफ्थ, इनको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इनको सॉल्व कर लूँगा, बट ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसको आप लोग कर लोगे, आई एम श्योर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM times HCF equals to product of the two numbers। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमने आपको बताया ही था, है ना। उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है यहाँ पे। और ये पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 26 और 91। तो सबसे पहले इनका LCM और HCF बताना है हमें, और फिर इस बात को वेरीफाई करनी है कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो नंबर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें, राइट। सो सेम टाइप के, आई मीन सेम नंबर ही मिलेंगे, चाहे HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें या उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो तीन ऐसे पेयर दिए गए हैं, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, दो आप कर लीजिएगा, इनफैक्ट तीनों ही आप ट्राई कर लीजिएगा खुद से। एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कौन सा करना है। सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं, यही सेकेंड वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे 510 एंड 92, ठीक है। तो इसका सबसे पहले LCM और HCF हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे? सो वी आर गोइंग टू यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व, आई मीन टू फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। देयरफॉर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? तो आप ऐसे साइड में रफ में आप वो डिवीजन मेथड यूज़ करके इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो चलिए मैं भी देख लेता हूँ 510। तो जितने भी रफ वर्क आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में भी या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे आप इस तरीके से रिटन चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं ना, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, तो अपना जो रफ वर्क है वहीं साइड में ही किया करिए ताकि वो भी विजिबल रहे, रफ वर्क आपका। तो यस, तो हमारा जो टास्क है 510 यानी 510 का प्राइम फैक्टर्स। तो ये सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होगा? जैसे ये डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये 2 टाइम्स है ना, 4 एंड देन अगेन 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, तो 255 हमें मिल गया। अब ये किससे डिविजिबल है? अब ये 5 से डिविजिबल है। 3 से भी डिविजिबल है क्या? 3 से भी है, 12 आता है ना, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 8 टाइम्स 24 एंड 5 टाइम्स, राइट। अब ये भी 3 से डिविजिबल है क्या? अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 से कितनी बार में जाएगा ये? एक और 17 टाइम्स, राइट। और फिर 17 जो है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17, ये है इसका प्राइम फैक्टर। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 17। आगे से मैं इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख दूंगा, ये वाला चीज़ आप खुद से रफ वर्क करके चेक कर लीजिएगा। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ऐसे ही 92 के प्राइम फैक्टर्स अगर आप इसी तरीके इसी मेथड को फॉलो करके फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 23, ठीक है। तो इस वाले को हम, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 23, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। और इसमें सब जो है अलग अलग ही नंबर्स हैं, तो यहाँ पे सबके पावर 1 1 ही है। अब सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF ऑफ 510 एंड 92, ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला अगर याद आ रहा हो तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका लोवेस्ट पावर वो HCF कहलाता है ना। जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनके लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट, इनफैक्ट। So the product of
लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर, तो सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 तो दोनों में आ रहा है, तो यही ये कॉमन फैक्टर है। और कोई नंबर है क्या जो दोनों में आ रहा है? नहीं, तो सिर्फ 2 है कॉमन फैक्टर। सो 2 का लोएस्ट पावर कितना है? 2 का पावर 1 है यहाँ पे। सो ये, और अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो उसका लोएस्ट पावर को इसमें हम मल्टीप्लाई करके लिख देते, बट चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2। सो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही अब हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, सॉरी 92, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, एलसीएम का क्या फॉर्मूला था? इट इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स की बात नहीं है, सारे फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर लेने हैं। ठीक है, तो यानी अगर कोई फैक्टर कई बार रिपीट हो रहा होगा तो उनके हाईएस्ट पावर ही हम सिर्फ लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर टाइम्स 3, और कहीं आया नहीं है तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही है। ऐसे ही 5 का हाईएस्ट पावर उतना ही है, फिर 17 भी ले लेंगे। फिर अच्छा, बार बार हम दोनों को नहीं, इस वाले को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, तो सिर्फ इसको और इसको ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला फैक्टर और ये वाले सारे फैक्टर्स हैं। कंफ्यूजन होगा अगर इसको भी हम चेक करते रहेंगे बार बार तो। ठीक है, तो 17, 2 तो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर ही लेना होता है। फिर 23। ठीक है, तो इन सभी को प्रोडक्ट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वही वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई आप इन नंबर्स को करोगे तो आपको 23,460 ये नंबर आपको मिल जाएगा। 23,460, इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। तो ये आ जा रहा है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये जो है कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, जो कि लोवेस्ट नंबर है। इनसे बड़े भी और मल्टीपल्स होंगे इनके कॉमन, बट ये जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। इस ये जो पेयर ऑफ नंबर थे ये दो, ऐसे ही आपको एचसीएफ और एलसीएम बाकी पहले और थर्ड वाले के भी करने हैं, वो आप खुद से कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कर लेंगे। अब जो इतना कर लेने के बाद अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी सोल्यूशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ हाफ किया है, यहाँ तक किया है अभी हमने। इसके बाद ये वेरीफाई करने वाला काम बचा हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एलसीएम टाइम्स एचसीएफ देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम मैं इसी पेज पे कर ले रहा हूँ यहीं पे। तो देख लेते हैं एचसीएफ टाइम्स एलसीएम, ये कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम्स 2 जो है एचसीएफ है, और एलसीएम कितना है? 23460। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई करके इसको डबल कर दो, है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो 46920 हो जाएगी, है ना। अब इसको एक बार चेक कर लो। चलो, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो वो दोनों नंबर क्या है? 510। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ जा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दैट मीन्स 510 टाइम्स 92। इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, ये भी जो है वो 46920 सेम ही आ रहा है। अब ध्यान से देखो, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। लिख देंगे कि देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ टाइम्स एलसीएम। ठीक है, हेंस क्योंकि दोनों सेम आ रहा है ना, हमने चेक कर लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। इसके नीचे आप क्या लिख देंगे? हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM टाइम्स HCF। ठीक है, ऑलराइट। इसी बात को इनफैक्ट यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, LCM टाइम्स HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, दोनों ही बात सही है। आप चाहो तो ऐसे ही लिख देते हेंस करके, या मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स इस क्वेश्चन के आई होप कि आप इसको खुद से ट्राई कर लोगे। तो थर्ड प्रॉब्लम अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का।
ऑल राइट, सो इन दिस प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये कुछ इंटीजर्स हमें दिए गए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, बस इतना सही रेस्ट्रिक्शन है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो एनीवे जो पहले भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया था एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पिछले प्रॉब्लम्स में, तो वही मेथड हमें यूज़ करना है यहाँ पे भी, और वो हमें ऑलरेडी आता ही है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि 3 नंबर यहाँ पे हमें दे दिए गए हैं इंस्टेड ऑफ 2 पेयर ऑफ नंबर जो कि पिछले प्रॉब्लम्स में थे। तो आइए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग जो भी हैं वो आप कर लीजिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो ये जो पहला प्रॉब्लम इसमें है कि 12, 15 एंड 21, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं बट इतना ही डिफरेंस है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है एलसीएम एचसीएफ के लिए, तो पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं इन तीनों नंबर के। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये तो आसान सा है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, है ना। ऐसे ही 15 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स 5 यही है, और 21 का प्राइम फैक्टर अगर लिख लिया जाए ऐसे ही, तो 21 का प्राइम फैक्टर भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 7, है ना। तो ये जो पहला वाला है इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये 2 स्क्वायर टाइम्स 3 हो जाएगा, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 3। सो 2 स्क्वायर टाइम्स 3। आपको जो मेथड सूट करता है, जैसे आपको सूट करता है वैसे लिख सकते हो, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में लिखो चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। स्क्वायर फॉर्म में इसलिए लिख देते हैं ताकि जो फार्मूला जो हम लोग अब नया वाला फार्मूला सीख रहे हैं उसमें ये मेथड काफ़ी अच्छे से एप्लीकेबल हो जाता है। तो चलिए पहले एच सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं, एच सी एफ वाला फार्मूला भी थोड़ा आसान है। तो एच सी एफ ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा, वैसे एंड लिखना नहीं होता है ना। 21 इन तीनों नंबर का एच सी एफ क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला याद आ रहा है क्या था, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनका लोवेस्ट पावर लेंगे, और तीनों में कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर, ठीक है। तो कोई फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, ध्यान से अगर हम देखें तो 3 जो है वो तीनों में कॉमन है ना, और 3 का लोवेस्ट पावर क्या है, हर जगह 1 1 ही है, तो 3 का लोवेस्ट पावर 3 टू द पावर 1 ही है ना, तो इतना ही लिखेंगे। टाइम्स कोई और कॉमन फैक्टर होता तो वो यहाँ पे हम लिख देते उनका लोवेस्ट पावर, ठीक है, बट कोई और फैक्टर है नहीं तो इसलिए 3 ही हो जाएगा इसका एच सी एफ। ऐसे ही एलसीएम फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स हम नहीं देखते हैं, सारे फैक्टर्स देखते हैं और उन सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेके उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर, 2 कहीं और भी है क्या, नहीं, तो 2 स्क्वायर जो स्क्वायर है यही हाईएस्ट पावर हो गया, तो 2 स्क्वायर कर दिया। 3 तीनों में है और 3 का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 का पावर 1 ही है, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट कर लें तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, ये आएगा 420, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का एच सी एफ इज 3, LCM is 420, and we have used prime factorization method to determine HCF and LCM here, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और इसी लॉजिक को आप यूज करके सेकंड एंड थर्ड पार्ट इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दोनों ये बाकी जो रिमेनिंग दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये भी आसान ही है, इसी के जैसे हैं, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं वो क्या है। तो अगला प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9, फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। अच्छा, तो HCF 2 नंबर का दिया गया है, उन दोनों नंबर का LCM पूछा जा रहा है, ठीक है। तो
दो तरीके हैं, दोनों नंबर के एलसीएम हम निकाल लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक तो वो तरीका है, बट इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है जो कि एचसीएफ की वैल्यू दे दी गई है और फिर एलसीएम पूछा जा रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव पूछने का ये है यहाँ पे कि हम वो फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है पहले लिख देते हैं। इस प्रॉब्लम में गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657, ये 9 दिया गया है। एंड वी नो दैट, तो फॉर्मूला याद आ रहा है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, पिछला का पिछला क्वेश्चन था आई थिंक। HCF of A and B times LCM of any two number, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ दो ही नंबर के लिए एप्लीकेबल होता भी है, इक्वल्स टू ए, उन नंबर्स के ही प्रोडक्ट A टाइम्स B, राइट। वो जो दोनों नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले को, इसी लॉजिक को यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, A टाइम्स B अपॉन HCF, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LCM ऑफ 306 एंड 657, ये क्या हो जाएगा, 306 टाइम्स 657 अपॉन HCF ऑफ 306 एंड 657, है ना। इसको इनकी वैल्यू, HCF की वैल्यू दी गई है, ये 9 है, तो हो जाएगा 306 टाइम्स 657 9। इसको ये 3 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, सो 3 टाइम्स चला जाएगा और ये 102 हो जाएगा। 3 से ये भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स और 9 टाइम्स। सो बेसिकली हमें क्या मिल गया, 102 टाइम्स 219। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी 22,338, ये हमें आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। ठीक, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को, लॉजिक यहाँ पे ये था कि ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना था। ठीक है, ये फॉर्मूला। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फिफ्थ प्रॉब्लम इज check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका पावर कोई एक नेचुरल नंबर n है, और ये n कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, राइट, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो कैन दिस एंड विथ डिजिट 0, यानी यूनिट प्लेस पे क्या किसी भी समय यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, पावर n रख दें, जैसे 6 का पावर 5 रख दिया, तो क्या 6 का पावर 5 को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, या ऐसे ही 6 का पावर 100 रख लिया तो क्या यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, क्या 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 वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, ये चेक करना है हमें। और इसको चेक करना कितना मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है। इसको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक बार और किया था जब हमने लास्ट टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, अगर आपको ध्यान में हो पिछले वीडियो में, बट फिर से एक बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर स्टेप्स इसके लिख देंगे कि कैसे इसको यानी एग्जाम में इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है या कैसे लिखना होगा इसको, है ना, एग्जाम में। तो पहले तो समझ में आना चाहिए, समझने के लिए पहले समझा देते हैं। तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, है ना, अभी सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, सोल्यूशन के स्टेप्स अभी हम देंगे आपको। तो एक्सप्लेनेशन, तो हमारे पास एक नंबर है 6 और उसका पावर n है, और बोल रहे हैं कि n क्या हो सकता है, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर, है ना, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, आपको पता ही है। और नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 100 1000 999 कुछ भी हो सकता है n की जगह पे।
तो कुछ नंबर्स हम देख लेते हैं, जैसे अगर 6 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 36। तो किस नंबर से एंड हुआ, 6 से ये एंड हुआ है ना, लास्ट लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे वो 6 है, 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर 6 का पावर 100 कर दें तो क्या आएगा, कोई भी एक एक नंबर तो मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि क्या वो नंबर, क्या वो जो भी नंबर है उसके एंड में 0 आएगा। अब चेक करना तो बहुत मुश्किल होगा, कितने नंबर तक हम चेक करते चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाना होगा। ठीक है, तो कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। तो लॉजिक ये है, इसको अगर हम रिवर्स ट्रैक करें इस क्वेश्चन को, तो हमें पता है कि अगर एंड में 0 है कोई भी नंबर, जैसे 250 है ना, कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है, ये नंबर पक्का से 10 से तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, और कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके 10 के प्राइम फैक्टर्स लिख लें 2 टाइम्स 5। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर उस नंबर के ये दो प्राइम फैक्टर्स होने ही होने हैं, है ना, 2 और 5। तो 250 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, है ना। देखो यही है 250, तो 2 और 5, 2 एंड 5 दे बोथ आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 हो उसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 ये दोनों होंगे ही होंगे। ठीक है, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये चेक करना, आई मीन तभी वो नंबर के एंड में 0 होगा। ठीक है, तो ये चेक करना कि किसी भी नंबर के कोई पावर दिया गया है और उसके एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा, सीधा सीधा मतलब है कि जो भी नंबर दिया गया है क्या उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 एंड 5 दोनों हैं। अगर हैं तो हाँ, उसके एंड में 0 आएगा। इट कैन एंड विथ 0, है ना, कैन लिखा हुआ है, इट कैन एंड विथ 0, आ सकता है उसके एंड में 0। अगर नहीं है 2 और 5 दोनों ही, तो उसके एंड में 0 पक्का है कि नहीं आएगा उस नंबर के। ठीक है, तो 6 टू द पावर n का सीधा सीधा मतलब क्या है, ये है कि 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स कितने, कब तक, ये n टाइम्स ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो अगर अब चेक करते हैं कि ये जो भी नंबर होगा इतना बड़ा सा, क्या उसमें प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों आ सकता है। तो इस वाले 6 को देखोगे तो 2 टाइम्स 3, ऐसे इस वाले 6 को देखोगे तो 2 टाइम्स 3, ऐसे ही हर एक 6 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हर बार 2 टाइम्स 3 तो आ रहा है। और कोई नंबर आ रहा है क्या, नहीं। तो 2 तो प्राइम फैक्टर आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। और 2 और 5 दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि उसमें 0 होगा एंड में। ठीक है, जब दोनों होंगे तभी कह सकते हैं कि उसके एंड में 0 हो सकता है। बात समझ में आ रही है यहां तक। तो इसी बात को अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसको लिखेंगे क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इतना तो श्योर है कि 6 रेज टू द पावर n is not going to end with digit 0। रीजन क्या है, बिकॉज 2 and 5 are not in the list of its prime factors। ठीक है, 2 and 5 both are not in the list of its prime factor, and for a number to end with digit 0 it must have its prime factor 2 and 5, है ना। ध्यान ध्यान रखिएगा, 2 and 5 की बात कर रहे हैं, दोनों होने चाहिए, 2 और 5 की बात नहीं कर रहे हैं। 2 और 5 का मतलब चाहे 2 हो या 2 हो या 5 हो, कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा, बट एंड लिखा हुआ है तो दोनों को होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 and 5 बार बार बोल रहे हैं, 2 and 5 both should be there in the list of prime factors to make the given number end with digit 0। ठीक है, चलिए इसी बात को अब हम इसी चीज़ को अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो ये सारी जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको मैं रब कर दे रहा हूँ, और फिर इसका सॉल्यूशन मैं इसी पेज पे आपको दिखाता हूँ। या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रब नहीं करते हैं, एक नए पेज पे जाके इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं रब करना ही मेरे लिए ठीक है, सॉरी, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि हम लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इफ एनी नंबर
ends with the digit 0, digit 0, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको अब हम एक्सप्लेन भी करेंगे. If any number ends with the digit 0, it should be divisible by 10, right? That number should be divisible by 10. ठीक है. और 10 से divisible होने का मतलब क्या है कि it should be, in other words we can say, or it should be divisible by 2 and 5. यहाँ पे and लिखना है, ध्यान रखिए. It should be divisible by 2 and 5. ठीक है, because 10 is nothing but 2 times 5, उसके प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, दैट इज को ऐसे शॉर्ट में आई लिखते हैं. द नंबर शुड हैव 2 and 5 in its prime factor. That is, the number should have 2 and 5 in its prime factor. प्राइम फैक्टर्स. तो उस नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें 2 and 5 इन दोनों का होना जरूरी है. ठीक है, अब जरा 6 रेज टू द पावर n का प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या है. सो नेक्स्ट लाइन में अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 2 times 3, है ना, रेज टू द पावर n. यही है प्राइम फैक्टर. 2 times 3, 2 times 3, 2 times 3, ऐसे चलता चला जाएगा n टाइम्स तक. ठीक है. सो now we can observe that the 6 raised to the power n, it do not have 2 and 5 both in its prime factorization. तो 2 तो है बट 5 यहाँ पे नहीं है. सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम क्या लिख देंगे, इट, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not the prime factorization of 6 raised to the power n, is not the prime factor 6 raised to the power n. ठीक है. therefore for any value of n, 6 raised to the power n will not be divisible by 5. divisible by 5 और लेट्स से 10, है ना, 10 से भी नहीं डिविजिबल होगा. therefore इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट में हेंस लिख देते हैं, हेंस, है ना. therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number and for any n. ठीक है. सो ये है प्रॉपर सोल्यूशन. तो इस तरीके से इसको लिखेंगे. अगर आप इस को एक बार और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. जो बातें हमने एक्सप्लेनेशन में समझाई थी उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है स्टेप बाय स्टेप. तो ये पहला स्टेप हो गया, है ना, ये दूसरा स्टेप हो गया इसका, फिर ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और ये पांचवा स्टेप. ठीक है, तो 5 स्टेप में इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. So the next question is,
एक्सप्लेन वाई 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13 and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे हमें दो तरीके के ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, और ये जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कुछ जो है वो प्राइम है, कुछ जो है वो कंपोजिट है ना। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। सो नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वो कौन कौन से हैं टाइप? प्राइम एंड कंपोजिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट 5 हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 and 5। सिमिलरली 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 and 13। ठीक है, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर 1 है, 9 है और 3 भी है उसका फैक्टर। ठीक है, तो उसके 1 और 9 यानी 1 और उस नंबर को छोड़ के एक और उसका प्राइम फैक्टर आ गया, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 9 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जिसमें वो 1 और उस नंबर को छोड़ के एक और एक्स्ट्रा, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, प्राइम फैक्टर्स अगर आ जाएं, है ना, या फैक्टर्स आ जाएं। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर को चेक कर लेते हैं कि क्या वैसा सिचुएशन यहाँ पे है। तो जो इसमें पहला पार्ट दिया गया है 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13 प्लस 13, है ना। तो इसके पहले फैक्टर्स हम देख लेते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं या कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 13 कॉमन हो जाएगा। फैक्टराइज कर रहे हैं अब हम, है ना, फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 7 टाइम्स 11 और इसके जगह पे +1 लिख देंगे, है ना। या इसको अगर हम फर्दर और सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 और ब्रैकेट में 77 +1। तो 13 टाइम्स 78 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 13 तो प्राइम है बट 78 प्राइम नहीं है, इसको फर्दर और सॉल्व करना होगा हमें। तो इसको 13 टाइम्स 78 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें या इसके फैक्टर्स लें तो ये हो जाएगा 13 13 टाइम्स, है ना, 6। ठीक है, अब ये जो भी नंबर हो, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो भी नंबर हो, आप मल्टीप्लाई करके इस नंबर को मल्टीप्लाई और ऐड करके ये नंबर क्या है, या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे ये क्या नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके देख, अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से फैक्टर हैं? 13 है और 6 भी इसका एक फैक्टर है ना। या 6 को अगर और प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो तो 2 टाइम्स 3 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसके कई फैक्टर्स हैं। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? कि सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद यानी जो भी ये नंबर लिखा हो, और 1। बट यहाँ पे कई फैक्टर आ रहे हैं उन दोनों को छोड़ के, यानी नंबर तो उसका फैक्टर होगा ही, 1 भी उसका फैक्टर होगा, और उसके अलावा 13 भी है फैक्टर, 2 भी है फैक्टर, 3 भी है फैक्टर। ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आई? सो इसके बाद क्या लिख देंगे? हम इतना सॉल्व कर लेने के बाद लिख देंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, है ना। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13, इनफैक्ट 6 को भी आप 2 times 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 and 13 एज इट्स फैक्टर। यहाँ पे मैं फैक्टर लिख देता हूँ क्योंकि प्राइम नहीं लिया तो प्राइम फैक्टर नहीं लिखते, फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है या कोई डाउट है? तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
तो ये जो भी एक्सप्रेशन है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि वन और वो नंबर के अलावा और भी इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट जो दिया गया है इसका, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये है 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 3, सॉरी पहले 4 है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर दिया गया है, फैक्टोरियल 7 है इनफैक्ट। तो इसकी वैल्यू, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो 5 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 टाइम्स 6, ये 5 तो कॉमन निकल आया, टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, है ना। प्लस इस वाले 5 के जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व कर ले अगर हम, तो 5 और ब्रैकेट के अंदर इस इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1008 आ जाएगा प्लस 1, ठीक, ये वाला। अब इसको हम लिख सकते हैं टाइम्स 1009, 1 ऐड कर दो तो इतना हो जाएगा। अच्छा 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 1009 ये भी इसका और कोई फैक्टर है नहीं, ये भी प्राइम नंबर ही है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, हम ध्यान से देखें तो इसके कई फैक्टर्स है ना। 1 तो है ही, 1 तो सभी का फैक्टर होता है और वो नंबर खुद में भी अपना फैक्टर होगा ही। उसके अलावा उन दोनों फैक्टर के अलावा 5 भी इसका फैक्टर है और 1009 भी उसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नहीं हुआ, ठीक है। तो वैसे ही फिर से लिख देंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factors, its factor, है ना, factor, therefore it is a composite number, ठीक है। क्लियर है? तो बस ऐसे ही करना था, इतना ही करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So this is the last question of this exercise, of first exercise. So the problem number 7, it's a word problem. So आइए देखते हैं इसको। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है? Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, कई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो सब समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर हमें करना क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा या क्या कैसे इसको सोचना है, कैसे प्रोसीड करना है इस प्रॉब्लम के लिए। तो स्टार्टिंग में जो जो बातें दी गई हैं उन्हीं चीज़ों से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, तो एक सर्कुलर पाथ ही हम बना लेते हैं क्योंकि बात जो करी जा रही है वो एक सर्कुलर पाथ की यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। ठीक, नाउ सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो सोनिया है, मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं, सोनिया यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो ये पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है सोनिया को, 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, तो रवि भी अगर मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट करता है तो उसको पूरा कंप्लीट करने में रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लॉजिक यहाँ समझ लेते हैं कि रवि को कम समय लग रहा है, इसका मतलब रवि की स्पीड ज़्यादा है ना। रवि जो है वो जल्दी अपना पाथ को या इस फील्ड को कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ को रवि पहले पहुंच रहा है, ठीक है। नाउ
उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। तो कहने का मतलब है कि दोनों इसी मान लेते हैं पॉइंट से, रवि को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और सोनिया को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रवि और सोनिया दोनों इसी पॉइंट पे खड़े हैं और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज करते हैं 10 बजे, ठीक है, दोनों यहाँ से स्टार्ट किए 10 AM पे और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों ही लेट से कि काउंटर क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इधर से ये डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं ये दोनों ही, ठीक, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो अच्छा, पहले राउंड में तो रवि जो है चूंकि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो रवि 12 मिनट में वापस से यहाँ आ जाएगा, सोनिया यहाँ कहीं होंगी क्योंकि सोनिया को 18 मिनट्स लगेगा। तो 18 मिनट में जब सोनिया अपना एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो रवि कहीं आगे बढ़ चुके होंगे, है ना। तो सेम पॉइंट पे अब दोबारा कब वो आएंगे, कितने टाइम के बाद आएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है कि दोबारा कब से मिलेंगे, क्योंकि स्टार्ट तो सेम टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि दोनों के जो सर्कल को कंप्लीट करने का टाइमिंग है वो अलग अलग है। रवि 12 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहा है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। तो रवि जो है 12 मिनट के बाद ही यहाँ पे पहुंच जाएगा, सोनिया कहीं पीछे होंगी, है ना। 6 मिनट के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे, तब तक रवि आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो वापस से कब दोनों इस सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, ये प्रॉब्लम है, हम आइडेंटिफाई करना है, इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब इसी सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा और आसान बना के समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि रवि को जो है वो 1 मिनट लगता है, ठीक है। ये सपोज कर ले रहे हैं कि रवि को अगर 1 मिनट लग रहा है और सोनिया को लेट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इनको 60 मिनट हम मान लेते हैं। और प्रॉब्लम अभी भी वही है कि दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से। तो कितने देर के बाद वापस से दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे, अब इस लॉजिक से हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो किसी एक टाइम पे 10 बजे, है ना, 10 AM पे स्टार्ट किए, रवि चूंकि एक ही मिनट में कंप्लीट सर्कल कर ले रहा है, तो 1 मिनट के बाद रवि वापस से यहाँ पे आ जाएगा, 10 बज के 1 मिनट पे यहाँ पे आ जाएगा। उस 1 मिनट में सोनिया कहाँ पहुंची होगी, सोनिया यहाँ कहीं पहुंची होंगी अभी, है ना, क्योंकि सोनिया को तो 60 मिनट लग रहा है इसको कंप्लीट करने में। अभी सोनिया यहीं तक पहुंची कि रवि अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लिए। फिर 10 बज के 2 मिनट में रवि फिर से वापस यहाँ पे आ चुके होंगे, सोनिया यहाँ पे पहुंची होंगी अभी, है ना। तो दोनों सेम पॉइंट पे अभी नहीं मिले, रवि यहाँ है, सोनिया यहाँ है। फिर 1 मिनट के बाद और रवि यहाँ पे आ जाएंगे और सोनिया यहाँ कहीं पहुंची होंगी। 30 मिनट के बाद हम देखेंगे कि रवि जो है वो 30वीं बार यहाँ पे आ चुका है और सोनिया अभी यहीं पे है ना। सोनिया आधा सर्कल पार्क कवर करी हुई। फिर 31 मिनट पे सोनिया यहाँ पहुंचेंगी, रवि वापस से पूरा सर्कल करके यहाँ पे आ गए। तो अब मीट सेम उसी पॉइंट पे, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कब करने वाले हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि 60 मिनट के बाद फिर से 60वां मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा रवि यहाँ पहुंचेंगे और 60वां मिनट कंप्लीट होते फिर से सोनिया यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट होने के 60 मिनट के बाद वापस से रवि और सोनिया फिर से सेम पॉइंट पे मिले और उसके बाद फिर से कब मिलेंगे, फिर से अगले 60 मिनट के बाद मिलेंगे। फिर कब मिलेंगे, सेम पॉइंट की बात करी जा रही है, मिलेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे तो हर मिनट में ही मीट कर रहे होंगे ये दोनों, है ना। लेकिन उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से कब मिलेंगे, हर 60 मिनट के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, आफ्टर एवरी 60 मिनट। तो वो जो 60 मिनट के बाद मिल रहे हैं वो है क्या, एक्चुअली 1 और 60 का एलसीएम ही है ना, जो दोनों टाइम दिए गए हैं उनका एलसीएम। और वो फिर रिपीट होगा, फिर अगले 60 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे, फिर अगले 60 मिनट के बाद फिर से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, 18 और 12 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, 18 मिनट और 12 मिनट का जो कॉमन मल्टीपल है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पे भी मिलेंगे, बट जस्ट अगली बार कब मिलेंगे, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम फाइंड आउट यहाँ पे कर लेते हैं। तो आफ्टर, यहाँ पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर से कब मिलेंगे, तो वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में तो आ गई होंगी चीजें जैसे मैंने समझाया। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें अब लिखना क्या क्या है हमें, इसका सोल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। सॉरी। सो इसको लिख देते हैं कि रवि एंड सोनिया या सोनिया एंड रवि
and Ravi will meet again, will meet again एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से कब मिलेंगे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन, कब मिलेंगे, कितने मिनट में, ये जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 है ना, मिनट्स, इतने मिनट्स पे मिलेंगे, या इतने मिनट्स में फिर से मिलेंगे। तो अब हम 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ठीक है। 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, ठीक है। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इसको कैसे अब लिख दिया जाए, सॉरी, तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला था कि जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर टाइम्स 3, इस तरीके से, है ना। तो 2, इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 3 यही प्राइम फैक्टर हैं इन दोनों के, और 2 का हाईएस्ट पावर ये है टाइम्स 3 का हाईएस्ट पावर ये है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 4 टाइम्स, बेसिकली 4 टाइम्स 9 विच इज 36। सो 36 मिनट्स में, देयरफॉर ऐसे लिख देंगे कि देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट्स, ठीक है। देयरफॉर सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point, यहाँ लिख देते हैं ना, in 36 मिनट्स, ठीक है। तो 36 मिनट्स में या आफ्टर 36 मिनट, तो 36 मिनट्स के बाद फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके इस एक्सरसाइज का। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि कैसे प्रूव किया जाए कि जो गिवन नंबर है वो इर्रेशनल है ना। तो वी आर गोइंग टू प्रूव इर्रेशनैलिटी ऑफ गिवन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, in the next class. So we will first learn the concept and then we will solve few examples and then we will go to the problems of your exercise, second exercise. All right, I'll see you in the next class.